गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किए थे। तो मैं आपको उसमें बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली है क्या, किस चीज़ के बारे में उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। और उसके बाद में बेसिकली उसमें आपको बताया था कि वहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। दैट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, राइट। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो मैं आपको बताया था कि एक माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि चेंज हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सिंस डिक्रीज करते चला जाता है तो फाइनल हमेशा उसका कम होगा, हमारा इनिशियल हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए रेट नेगेटिव आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे इसलिए माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट के टर्म्स में तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेगुलरली बढ़ती चली जाती है, जिस वजह से उसमें हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, क्योंकि फाइनल हमेशा ग्रेटर हो जाएगा इनिशियल से, राइट। तो वो तो मैं आपको बताया था। उसके बाद ये भी मैं आपको बताया था कि रेट हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ द एवरेज रेट एंड सेकेंड वन इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट की एक फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम लोग को रेट निकालना पड़ेगा कि इतने टाइम इंटरवल के गैप में हमारा रिएक्शन का क्या रेट था, मतलब कितने स्पीड से हमारा रिएक्शन हो रहा था, दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एवरेज रेट। जबकि एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे अगर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी हमारा किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। उसको हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। वो सब भी मैं आपको बताया था। इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखेंगे, और अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट लिख रहे हैं तो हमेशा माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे। जबकि अगर हम लोग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन टर्म के बीच टर्म्स में लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, राइट। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता करके लास्ट जो मैं आपको बताया था दैट वाज कर्व बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो डिक्रीजिंग कर्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेगुलरली इंक्रीज करता है, सो इंक्रीजिंग कर्व, राइट। ये मैं आपको बताया था पिछले केस में, राइट। उसके बाद में लास्ट आपको ये बताया था यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सो इट्स यूनिट विल बी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन आपका जनरली मोलैरिटी में हम लोग लेते हैं, टाइम आपका मिनट सेकेंड आवर किसी चीज़ में हो सकता है, कंसंट्रेशन कोई दूसरी यूनिट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यूजुअली कंसंट्रेशन हम लोग जो जनरली लेते हैं वो हम लोग हमेशा मोलैरिटी में ही लेते हैं, राइट। क्लियर। चलिए, तो अभी के लेक्चर में तो हम लोगों ने रेट को समझ लिया था कि रेट एक्चुअल में है क्या, कि कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे, ये तुम लोग को पता चल गया था। और साथ में ये भी पता चल गया था कि उसका यूनिट क्या होता है, उसका कर्व कैसा होता है। तो अब हम लोग को ये बेसिकली देखना है कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लिखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज जहाँ पे एक रिएक्शन है R गिव्स P, जहाँ पे R हो गया आपका रिएक्टेंट, P हो गया आपका प्रोडक्ट, राइट। इस केस में अगर मैं बात करूँगा तो टाइम t इक्वल्स टू 0 के लिए, जब मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग R0 ले लेते हैं। प्रोडक्ट कभी इनिशियल में कुछ भी नहीं होगा। जबकि टाइम t इक्वल्स टू t के लिए कुछ देर बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका कंसंट्रेशन सपोज कीजिए RT हो गया एंड इसका कंसंट्रेशन सपोज कीजिए PT हो गया, राइट। रेट तो आप आसानी से एक्सप्रेशन इस केस में लिख सकते हैं। अब जरा देखो आप, हर एक रिएक्शन में होता क्या चाहिए भाई, तो रिएक्टेंट होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट का बेसिकली काम क्या होता है, तो रिएक्टेंट का काम क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन रेगुलरली डिक्रीज करता है, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेगुलरली क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है। दैट मीन्स हमारा रिएक्टेंट रेगुलरली घटेगा, यही तो रिएक्टेंट है। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या चीज, नया चीज प्रोडक्ट बनाएगा। तो जितने रेट से, जितने स्पीड से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते चला जाएगा, या जितने स्पीड से सब्सटेंस रिएक्ट करते चला जाएगा, क्या प्रोडक्ट का भी स्पीड उतना ही होगा या नहीं होगा। इस रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए, जिस केस में हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम हो। कहने का मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से समझेंगे इसको। ऐसे तो लास्ट में मैं रिजल्ट आपको एक सिंपल सा छोटा सा चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा, बट ऐसे आप देखो, जैसे देखो कि सपोज करो आप कि A से हमारा B बन रहा है, ठीक है, सपोज। अब यहाँ पे
किसी भी केमिकल स्पीसीज के आगे में, केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ आगे में लिखा हुआ रहता है वो उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ ए इज गिविंग 1 मोल ऑफ बी। अरे यही ना होगा कि 1 मोल ऑफ ए reacts to give 1 मोल ऑफ बी, कि 1 मोल ए का हमारा कितना मोल बी को प्रोवाइड कर रहा है, 1 ही मोल। तो जितना देर में इसका 1 मोल घटेगा उतना ही देर में इसका 1 मोल बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन तो रेगुलरली घटना ही है। तो जितना मोल रिएक्ट करेगा हमारा पर यूनिट टाइम उतना ही मोल प्रोडक्ट का हमारा बनेगा पर यूनिट टाइम। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है हमारा। तो जितना मोल हमारा रिएक्ट किया पर यूनिट टाइम और जितना मोल हमारा बना पर यूनिट टाइम दोनों सेम, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट जितना स्पीड से घट रहा है, सपोज कीजिए कि 1 सेकंड में 1 मोल घटा, तो सिंस 1 मोल से 1 मोल बनना है तो इसका 1 मोल घटेगा तो इसका 1 मोल बन भी जाएगा। दैट मीन्स 1 सेकंड में इसका 1 मोल बन भी गया। जब कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हमारा सेम होगा तो उस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट जितना स्पीड से डिसअपीयर हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो वो डिसअपीयर खत्म ही हो रहा होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। होगा या नहीं होगा? अरे होगा भाई। क्यों? क्योंकि 1 मोल से हमारा 1 मोल रिएक्ट करके 1 ही मोल बना रहा है। तो अगर 1 मोल मान लीजिए कि 1 सेकंड में इसका रिएक्ट किया तो इसका 1 मोल हमारा 1 सेकंड में बन भी गया होगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल ही ना बन रहा है। दैट मीन्स फॉर अ गिवन रिएक्शन हुज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज सेम, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा। उस केस में फॉर दैट रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, कि कितना हमारा रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रहा है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हमारा प्रोडक्ट। होगा या नहीं होगा? हमारा होगा। लेकिन ये बात तभी वैलिड है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा डिफरेंट हो गया तब ये बात सही कभी भी नहीं हो सकता है। तो फॉर दिस रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, उस केस में हमारा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ हमारा क्या चीज? अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सिंस यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हमारा, यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इस रिएक्शन के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ reactant, this is equal to the rate of रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बनता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, तो जब कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका सेम होगा तो जितनी स्पीड से हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? बनेगा। दिस इज ओनली वैलिड, this statement is only valid when stoichiometric coefficient of reactant and product are same। ये तभी वैलिड है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? हमारा सेम होगा। तभी तो 1 मोल से हमारा 1 मोल बन रहा है, तो जितने देर में हमारा इसका 1 मोल घटेगा उतनी देर में इसका 1 मोल बन भी जाएगा, क्योंकि 1 मोल से प्रोडक्शन तो 1 मोल का ही हो रहा है हमारा। आई बात समझ में? तो पर यूनिट टाइम जितना मोल हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा पर यूनिट टाइम उतना ही मोल प्रोडक्ट हमारा क्या होता चला जाएगा? बनते चला जाएगा। तो पर यूनिट टाइम जब हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, दैट मीन्स हमारा रेट दोनों इक्वल हो। राइट। तो इस केस में रिएक्टेंट के टर्म्स में लोग रेट कैसे लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ 0 से टाइम t के लिए निकालना है, मतलब एवरेज रेट लिखेंगे। तो इस केस में रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो रिएक्टेंट के टर्म्स में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो वो मैं आपको पढ़ाया था कि रिएक्टेंट के टर्म्स में ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। राइट।
इट इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे माइनस साइन के साथ रिएक्टेंट के टर्म्स में कंजप्शन का, तो दैट इज इक्वल टू चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बता चुका हूं ये बात। कंसंट्रेशन मतलब आपके मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारा टाइम टी को टी पे कितना दिया हुआ है, आर टी माइनस इनिशियल दैट इज आर नॉट अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज टी माइनस जीरो, तो वो रह गया टी। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ये हो गया, और प्रोडक्शन अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, तो आर ओ आर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन व्हाट टाइम। तो इसका प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का चेंज दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज पी टी माइनस जीरो अपॉन टी माइनस जीरो दैट इज टी, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं पी टी अपॉन टी, राइट। क्लियर, आई बात समझ में। और इस केस में ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सिंस हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो जितने स्पीड से हमारा रिएक्टेंट हमारा क्या कर रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा, उतने स्पीड से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, हमारा बढ़ रहा होगा, राइट। क्लियर, ठीक है। तो जब कभी भी हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम रहेगा तब तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट के कंजप्शन का रेट हमारा प्रोडक्ट के कंजप्शन के रेट के इक्वल में होगा। ये तब वैलिड है जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हमारा, सेम। लेकिन जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा जनरल रिएक्शन है जिसमें ए से हमारा दे रहा है 2b, यहां पे अब क्या होगा भाई, तो 1 मोल ऑफ ए इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ बी, तो जितने स्पीड में इसका 1 मोल घटेगा उतने स्पीड में इसका 2 मोल बन जाएगा। मतलब यहाँ रिएक्टेंट का रेट जितना हमारा कंजप्शन का जितना रेट है उससे डबल रेट हो गया कि नहीं हमारा, तो डबल में भी पता चल रहा है। अगर यहाँ पे 3a रहता तब, तो जब कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से डिफरेंट हो जाता है तब हम लोग को रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें हम लोग को रिलेशन निकालने में मुश्किलें आती हैं। तो इसी रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखना सीखते हैं। हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, दैट मीन्स कैसे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से हम लोग रेट का एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब वो आपको लिखने आ जाएगा तब हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए, आर्बिट्ररी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हो, तो उसके टर्म्स में हम लोग आसानी से उसको हम लोग रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में उसका हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। तो अभी हमारा यही टॉपिक होगा, दैट इज द रेट एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ रेट, कि रेट का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के टर्म्स में। 1 वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब हमारा अलग अलग होगा तब कैसे लिखेंगे, उस केस में हमारा चेंज करेगा, राइट। क्लियर, चलिए देखिए, तो हमारा बेसिकली टॉपिक हो गया रेट का एक्सप्रेशन। ये लिखना आपको हर हाल में आना चाहिए, ऐसे काफ़ी आसान लिखना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। So the topic is basically rate expression. How to express the rate of reaction in terms of both reactant as well as product. दोनों के टर्म्स में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस तो करना फिर भी आता है, दोनों में रिलेशन कैसे हम लोग स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। देखिए सीखिए आप, कोई भी जनरल एक आर्बिट्ररी रिएक्शन आप मान लो, जो रिएक्शन मैं आपको ये लिख रहा हूं, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, कैपिटल A, B और C और D जो भी है वो कोई ना कोई केमिकल स्पेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये NaCl होगा, ये कुछ होगा, वाटर होगा, कुछ भी होगा, राइट। तो कैपिटल A, B, C एंड D ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ना कोई केमिकल स्पेसिस या एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट।
दीज आर ऑल रिप्रेजेंटिंग केमिकल स्पेसिस, जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। कब आता है? जब हम लोग रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी दीज आर बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखिए इस केस में सारे रिएक्टेंट का, सारे प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, वन तो किसी के टर्म्स में नहीं है। तो देखिए इन सब एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे, इसका अगर हम जनरल आपको बता दो लिखना, रेट एक्सप्रेशन लिखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में, तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हो। फॉर एनी रिएक्शन हमेशा इतना तो ध्यान ही रखना है कि जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिखेंगे तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, जबकि प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट लिखेंगे तो माइनस अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट के टर्म्स में से लिखना, और पहला हमारा रिएक्टेंट कौन सा है? ए। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट मैं दोनों लिख करके आपको बताता हूं। तो यहाँ पे पहले में हम लोग एवरेज रेट लिखते हैं। एवरेज रेट, ठीक है। पहले ए के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ए के टर्म्स में लिखेंगे तो एवरेज रेट होता है डेल्टा, मतलब लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो दैट इज डेल्टा। अभी ए के टर्म्स में लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट विल रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन और ए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ ए, सिंस ए रिएक्टेंट है तो एक माइनस साइन अपनी तरफ से अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो हो गया ए के टर्म्स में, लेकिन सिंस जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसमें से, या आप बोल सकते हो कि 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज ये माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। ये एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ ए हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। सिंस यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, माइनस को आप एक तरफ ले लो तो -1/a इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। ये एक रिएक्टेंट के टर्म्स में हो गया। अब हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, जब रिएक्टेंट मोर देन 1 हो, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिएक्शन का रेट सारे के लिए हमारा इक्वल ही होगा। तो ए के टर्म्स में, बी के टर्म्स में, सी के टर्म्स में, डी के टर्म्स में, उससे क्या मतलब है हमारा, तो बी के टर्म्स में लिखेंगे। अब बी हमारा क्या चीज है, तो दैट इज डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमारा बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस हम लोग माइनस से हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिख रहे हैं तो माइनस साइन अपनी तरफ से लाएंगे, और जबकि ये बी स्मॉल बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 1 अपॉन स्मॉल बी, ठीक। दिस रेट विल बी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, रिलेशन निकल रहा है ना, इन दोनों के बीच में तो रिलेशन निकल गया। अब हमारा प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये सी हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, दैट विल बी द डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। सिंस हमारा प्रोडक्ट है तो माइनस हम लोग नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसको हम लोग 1 अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर दिए। एक और प्रोडक्ट है हमारा डी, तो इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, और स्मॉल डी हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन डी। तो देखिए एवरेज रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लिए जब हमारा हर केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग होगा। जब 1 रहता तब तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आपको बता दिया, लेकिन जब हर केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग होगा तब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। सिंपल सा टेक्निक है, कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रिएक्टेंट का लिखना है तो माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, प्रोडक्ट का लिखना है तो माइनस नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव ही छोड़ देंगे, राइट। और अगर एवरेज लिखना है तो डेल्टा के टर्म्स में लिखेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस लिखना रहता है तो डी के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, डेरिवेटिव के टर्म्स में। तो अगर मान लीजिए कि इस केस में हमारा कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो अगर ए के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। सिंस रिएक्टेंट है तो माइनस साइन अपनी तरफ से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है इसलिए 1 अपॉन ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी इक्वल टू, बी के टर्म्स में लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस है इसलिए डेरिवेटिव के फॉर्म में,
तो डी बी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन अपनी तरफ से, और बी हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन बी, इट इज इक्वल टू हमारा इसका इंस्टेंटेनियस लिखना है तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन टाइम, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है तो माइनस अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, और सी हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल डी है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी अपॉन डी टी, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाएंगे, और स्मॉल डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चाहे आप एवरेज लिखना चाहो चाहे आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अब आप रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और साथ में रिलेशन भी पता चल रहा है कि -1 अपॉन ए एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ ए इंटू एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ ए, इट इज इक्वल टू -1 अपॉन बी एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ बी, it is equal to 1 upon c into average rate in terms of c, it is equal to 1 upon d into average rate in terms of d, राइट। और इंस्टेंटेनियस भी यही है। तो होप आपको एक्सप्रेशन लिखना आया होगा, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि इसका हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैं जनरल केस लेकर के बताया था, अब मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और साथ में रिलेशन को भी लिखना है। तो पहला काम है रिएक्शन मिलते हैं रेट एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, पहला काम है बैलेंस करना है, क्योंकि बिना बैलेंस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आएगा नहीं। बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 1 बैलेंस्ड है, कार्बन 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 3, ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड है, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है तो रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप चाहो तो एवरेज रेट का भी लिख लो और साथ में इंस्टेंटेनियस का भी, दोनों का लिख लो आप। तो इन टर्म्स ऑफ अगर एवरेज रेट लिखें तो पहले तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए कंसंट्रेशन के लिए, ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन चेंज इन टाइम। सिंस रिएक्टेंट है तो हम लोग माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो दैट इज 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अरे 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही ना, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CaO अपॉन चेंज इन टाइम, इट इज इक्वल टू, अब CO2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन चेंज इन टाइम। सिर्फ रिएक्टेंट है तो हम लोग फिर से लिखेंगे माइनस साइन के साथ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, इट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज CaCO3 अपॉन चेंज इन टाइम, और अगर हमारा इस केस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, दैट इज 1 अपॉन 1, माइनस साइन तो अपनी तरफ से लिखेंगे नहीं, तो हो गया सिंपल। अगर इस केस में इंस्टेंटेनियस रेट का लिखना पड़ेगा तो इंस्टेंटेनियस रेट का लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, CO के टर्म्स में लिखेंगे तो D कंसंट्रेशन ऑफ CaO अपॉन dt, सिंस रिएक्टेंट है तो माइनस साइन के साथ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू, माइनस तो पहले ही लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, इट इज इक्वल टू D हमारा CaCO3 अपॉन dt, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगा है, 1 अपॉन 1 क्यों छोड़ दिया क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, बस लिख दिए एक्सप्रेशन आसानी से। तो अगर आपको एक का पता रहेगा कि सपोज कीजिए कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ CO2 दिया होगा, क्योंकि CO2 हमारा रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा, तो उससे आप चाहे तो CaO का कंजप्शन का रेट पता कर सकते हो या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन का रेट पता कर सकते हो, तो वो तो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पहले एक्सप्रेशन लिखना आप सीखो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा रिएक्शन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है बेसिकली सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब इस केस में आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। नाउ फर्स्ट वर्क इज टू बैलेंस द रिएक्शन,
दैट इज सल्फर, एक सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 है और इधर 2, 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर में कितना ऑक्सीजन हो गया हमारा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल करेंगे। तो एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 करते हैं दोनों तरफ। दैट इज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 जा 6 एंड 2 सल्फर को हम लोग को डबल करने के लिए यहाँ से डबल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 सल्फर हो गया, 2 सल्फर बैलेंस, 2 2 या 4 ऑक्सीजन एंड प्लस 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 3 प्लस 6। देखिए बैलेंस हो गया। अब बैलेंस किया, अब तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर एवरेज के रेट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे SO2 के टर्म्स में, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। सिंस रिएक्टेंट तो माइनस साइन के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2। कोई दिक्कत वाली बात, प्लीज आप लिखना सीखो इसको। दैट इज इक्वल टू, लॉजिक में इसका एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं 1/2 से, या 2 से हम लोग मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, 2 से डिवाइड क्यों कर दे रहे हैं। ये लॉजिक में आपको तभी एक्सप्लेन करता है जब आप मेरे सामने होते हैं, क्योंकि लॉजिक में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना सीखो, ठीक है। मैं आपको आसानी से लॉजिक समझा सकता था, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, बट वो आप सामने फेस टू फेस रहते तब, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आपको बताना, ठीक। बहुत लोगों के तो समझ में आ जाएगा बट बहुत लोगों को बाउंस हो जाएगा, इस वजह से फिर और इंटरेस्ट ही नहीं, अगर इतना नहीं समझ में आया तो फिर पता ही नहीं चलेगा एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। डायरेक्टली आप लिखना सीखें। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा ही देंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दैट इज 1/1, दैट इज एवरेज लिख रहे हैं हम लोग तो डेल्टा के साथ, तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, सॉरी इंस्टेंटेनियस लिख देता हूँ मैं बार बार। इट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दैट इज 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन चेंज इन टाइम। ये एवरेज का हो गया। अगर आप चाहो तो इंस्टेंटेनियस का भी लिख सकते हो आसानी से, कोई बुराई वाली बात नहीं है, आसान है ये इंस्टेंटेनियस का भी लिखना। तो इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे SO2 का, पहले तो रिएक्टेंट है तो माइनस साइन अपनी तरफ से, 2 है तो 1/2 दैट इज D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन dt, इट इज इक्वल टू, O2 भी रिएक्टेंट ही है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो दैट इज -1/1 D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, इट इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है कोई माइनस साइन नहीं, 2 है तो 1/2 इंटू D SO3 अपॉन dt। हो गया, आसान है, होप आपको लिखने आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल मैं और देता हूँ और आपको बोलता हूँ लिखने के लिए, आप खुद लिख करके मेरे को बताओगे। एक आप इसका लिख करके मेरे को बताओ और एक आप इसका लिख करके बताओ। आप वीडियो को पॉज करो और इन दोनों का रेट के एक्सप्रेशन लिख करके मेरे को जल्दी से आप बताओ। लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। मैं ऊपर में लिखूंगा एवरेज वाला, देन लिखूंगा इंस्टेंटेनियस वाला। तो N2 के टर्म्स में लिखेंगे, पहला तो लिखने ही देंगे डायरेक्ट, पहला काम है बैलेंस कर देना। देखेंगे नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन को पहले आप डबल कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 या 6 और यहाँ पे कितना है 2, तो 3 2 या 6 बैलेंस हो गया। अब लिखेंगे एवरेज वाला, रिएक्टेंट है तो माइनस अपनी तरफ से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दैट इज 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम, इट इज इक्वल टू, यहाँ 3 है, रिएक्टेंट है तो माइनस अपनी तरफ से 3 तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाएंगे तो 1/2 दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। ये एवरेज हो गया, सिंपल। अगर इंस्टेंटेनियस अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे ही, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो दैट इज 1/1 D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा 3, रिएक्टेंट है तो माइनस अपनी तरफ से दैट इज 1/3
डी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इट इज इक्वल टू 1/2 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो 1/2 लिख दिए। आसान है। इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो I माइनस प्लस OCl माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस IO माइनस। तो इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर से सिंपल लिख सकते हैं एवरेज। एवरेज लिखना है तो ये रिएक्टेंट है, पहला काम है बैलेंस करना है, तो I1 है I1, O1 है O1, Cl1 है Cl1, बैलेंस्ड है हमारा ऑलरेडी, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। डायरेक्टली लिख लेंगे। एवरेज अगर इसके टर्म्स में लिखना चाहेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस अपॉन चेंज इन टाइम इट इज इक्वल टू माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ OCl माइनस अपॉन चेंज इन टाइम इट इज इक्वल टू Cl माइनस। तो ये प्रोडक्ट है तो माइनस अपनी तरफ से नहीं लेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन चेंज इन टाइम इट इज इक्वल टू IO माइनस का अगर लिखना चाहें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ IO माइनस अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। ये तो एवरेज हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस लिखना चाहूँ तो यहाँ पे माइनस डी I माइनस अपॉन डी टी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1/1 इट इज इक्वल टू OCl तो माइनस डी OCl माइनस अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू IO माइनस के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ IO माइनस अपॉन डी टी, राइट। होप आपको अब तो समझ में आ रहा होगा। एक जरा एक्सप्रेशन कंपेरिजन फिर से लिख के दिखा दो आप। इसका आप लिख करके दिखा दो मेरे को, और एक और लिख करके आप दिखा दो। इसका आप तब तो लिखो वीडियो को पॉज करके। इन दोनों का वापस से लिख करके मेरे को बता दो। आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। बेसिक चीज़ अगर आपको आएंगे आप आसानी से बता दोगे। हो गया। चलिए देखिए, जैसे ये है हमारा, तो इस केस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर एवरेज के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, ये हमारा ए रिएक्टेंट हो गया, ए और बी रिएक्टेंट है तो माइनस तो अपनी तरफ से लगा देंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे लिखना है हम लोग को 5/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो इसको हम लिखेंगे 1/5/2 दैट इज डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 5/2 अगर करेक्टली रिप्रेजेंट करें तो ये 2 अल्टीमेटली चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं -2/5 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन इट इज इक्वल टू, बी के टर्म्स में अगर लिखूं तो बी भी रिएक्टेंट तो -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इट इज इक्वल टू, अगर इसके टर्म्स में लिखूं तो ये है प्रोडक्ट तो माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे 1/4/3 क्योंकि 4/3 हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा 1 करके लिखना है, ठीक है, आई बात समझ में। इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, नहीं सॉरी डेल्टा टी इट इज इक्वल टू, अगर इसके टर्म्स में लिखेंगे हम लोग दैट इज 1/2/5 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ये होगा कि नहीं होगा हमारा, यही होगा बेसिकली, राइट। तो इसको 1/3 को तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, तो -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। 1/4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, तो इस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन ये,
इट इज इक्वल टू 1/2/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये तो बेसिक मैथ्स आपको आता ही होगा, इतना कैलकुलेशन, तो 5/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी अपॉन, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका फ्रैक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी केस में है दिया हुआ या आ गया तो इसका ये नहीं कि डायरेक्टली हम लोग 5/2 इंटू दिस लिख देंगे, नहीं 1/5/2, क्योंकि 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है, फिर वो उस टाइप से मैनिपुलेट होगा। अगर हम लोग लिखेंगे किसके टर्म्स में, इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -1/5/2, तो ऊपर चला जाएगा वो, तो -2/5 इंस्टेंटेनियस लिखना है, तो dA/dt इट इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नहीं, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं, 1/4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 3/4 d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C/dt इट इज इक्वल टू 1/2/5, दैट इज 5/2 इंटू d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D/dt। राइट, क्लियर हो गया, आसान है, ठीक है। अगर इस केस में बात करें, अब तो फुली आपको आ गया होगा हर केस में लिखने के लिए, ऐसे आसान है, बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए, बैलेंस करते हैं आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इस केस में अगर लिखें हम लोग, तो पहले तो बैलेंस करेंगे, तो N2 यहाँ पे N 1 है तो 2 कर दो आप, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, तो 2 2 जा 4 एंड 4 एंड 2 6, और यहाँ पे कितना आपका 5 है। अब क्या करोगे आप, बैलेंस करने में मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2, तो हाफ इंटू 2 कट करके कितना आ जाएगा 1, तो O2 का अगर हाफ ले रहे हैं तो एक ऑक्सीजन इधर में हो गया और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन इधर में, तो 5 हो गया और इधर भी 5, अब तो सही है हमारा। हाँ, तो इस टाइप से हम लोग इसको कर दिए। तो या तो आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप इस फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लो रेट का एक्सप्रेशन, या फिर आप क्या करो, डिस्टेंस 2 नीचे आ गया है तो सारे में क्या करो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तब भी बात सेम ही है, कोई बहुत बड़ा चेंज हमारा है नहीं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दैट इज डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ठीक है, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो दैट इज 1/2 प्लस साइन के साथ लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है हमारा, तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन हमारा क्या हो गया, चेंज इन टाइम, इट इज इक्वल टू 1/1/2 दैट इज 1/1/2 इंटू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। तो इसको हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं, 1/1/2 दैट इज 2 टाइम्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन, राइट, ये तो हो गया आपका एवरेज। अगर आप चाहो तो इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, तो N2O5 के टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस d N2O5 अपॉन dt, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है दैट इज 1/2 d NO2 अपॉन dt इट इज इक्वल टू 1/1/2 दैट इज 1/1/2 d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1/2 दैट इज 2 इंटू स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, आप क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर देते सारे में, तो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता इस ओवरऑल रिएक्शन में तो नीचे हमारा फ्रैक्शन में कुछ बचता ही नहीं, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो क्या हो जाता ओवरऑल रिएक्शन, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई द 2N2O5 दैट इज प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 4NO2 और 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली बजाता O2, तो प्लस O2। तो इस एक्सप्रेशन में आप लिख सकते थे, चाहो तो यहाँ पे 2 आ गया तो -1/2 इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ d N2O5 अपॉन dt इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आ गया दैट इज 1/4, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन के साथ NO2 अपॉन dt, या इट इज इक्वल टू d O2 अपॉन dt, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। ये एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन दोनों हमारा क्या चीज़ है, सेम ही है। यहाँ पे हमारा ये 2 टाइम्स हो गया है, यहाँ पे ये 2 हो गया था तो ये 2 यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे वो 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 इधर में पहले से था तो 2 से हम लोग और मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 आ गया, राइट, और यहाँ पे 2 था तो वो हट गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन में भी किसी केस में दिया हुआ है या फिर आ रहा है तो आप इंडिपेंडेंट हो, या तो आप चाहो तो फ्रैक्शन में ही लिख सकते हो। अब देखो जरा हम लोग कोशिश क्यों नहीं करते हैं फ्रैक्शन में लिखने की, ऐसे तो हमारा ठीक है फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, बट फ्रैक्शन में एक्चुअल में कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस होता नहीं है, ठीक है,
ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा हाफ नाइट्रोजन एटम कंबाइन कर रहा है। इस वजह से ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा देखने में बढ़िया यही है कि कोशिश करो कि आप फ्रैक्शन को ही खत्म कर दो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 नीचे फ्रैक्शन में आ रहा था, तो ओवरऑल टोटल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली ये लिख लिया। तो इस रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है इसमें हमारा फ्रैक्शन में कोई भी पार्ट नहीं है, फ्रैक्शन में हम लोग बैलेंस नहीं करते, दैट इज अ रॉन्ग वे। इस वजह से हम लोग नहीं, ऐसे आप इंडिपेंडेंट हो, आप लिख सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इस केस में भी था, आप अब देखते हैं कि कैसे काम चलेगा भाई। इधर था 2, इधर था 3, इधर था 5। अब आपको कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे ओवरऑल इक्वेशन को, 2 भी हट जाए, 3 भी हट जाए, 5 भी हट जाए, तो 2, 3 और 5 ये हमारा कौन सा नंबर से हटेगा। अगर हम लोग मान लो कि 10 डाल दिए तो 2 5 10 डाल तो दे सकते हैं हम लोग, या फिर 3 से तो 10 नहीं कैंसिल होगा हमारा। 15 डालेंगे तो 5 3 या 15, 3 5 या 15 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से नहीं कैंसिल होगा, 2 से 7.5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या डालेंगे, 20 डालेंगे, नहीं चलेगा। सबसे अच्छा 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई दिस ओवरऑल टर्म बाय 30, राइट। तो 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 15 टाइम्स, तो 15 5 जा 75, या 3 से 30 हमारा 90 हो जाएगा। 3 से ये 30 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 10 से हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 टाइम्स में। तो ये ओवरऑल इक्वेशन कैसा आ जाएगा, तो 5/2 इंटू 30, दैट इज 5/2 इंटू 30A प्लस 3 इंटू 30B गिव्स 4/3 इंटू 30C प्लस 2/5 इंटू 30D। ठीक है, अब देखो सारा सारा अपने आप फट जाएगा। 2 से ये 15 टाइम्स, एंड 15 5 जा 75A प्लस 3 इंटू 30 दैट इज 90B, देन 4 ये हमारा 10 टाइम्स दैट इज 40C प्लस 5 से ये 6 टाइम्स दैट इज 6 या 12D। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आ गया इसमें कोई भी हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है क्या, नहीं है, तो आप इसमें भी रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, वो सेम ही बात है। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी भी तरीके से चाहो, तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो ध्यान देंगे, या तो अगर आपको फ्रैक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढो और उस ओवरऑल इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, कि वो फ्रैक्शन नीचे का जितना भी हो वो सारा का सारा हट जाए। राइट, क्लियर। तो होप आपको इन सब सारे एग्जाम्पल से रेट का एक्सप्रेशन लिखना अच्छे तरीके से आया होगा। ये एक्सप्रेशन लिखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट पता चल रहा है, रेट का रिलेशन, कि ये रिएक्टेंट का था, ये प्रोडक्ट का था, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर एक का दिया हुआ रहेगा, रिएक्टेंट का रेट दिया हुआ रहेगा, कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का हम लोग निकाल सकते हैं। इस टाइप से आपको मैं इन सब पे प्रॉब्लम्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज तो मैं सिर्फ रेट का एक्सप्रेशन लिखना आपको सिर्फ सिखाया। राइट, होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा दिमाग को खोल करके रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, होप समझ में आएंगी। नहीं आ रही है तो आप तो पूछ ही सकते हैं, ऑफिस में आप कॉल कर लोगे उधर से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और उधर से आप आसानी से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कॉल करके, व्हाट्सएप पे, जिस भी तरीके से आप पूछ सकते हो। राइट, इसलिए आप अच्छे से करो मेहनत, क्योंकि इस साल आपका बोर्ड्स भी है। थोड़ा सा फोकस होकर के काम कीजिए, लाइटली चीज़ों को ना लें। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन ठीक है, वो आपके लिए छुट्टी का ये है, लेकिन इससे ये नहीं होने जा रहा है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड का पेपर होगा तो प्रिपरेशन जारी रखें और पढ़ाई अच्छा से करें, तो सारा कुछ बढ़िया होगा। होप आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रीज़न मैं नहीं बताया हूँ कि क्यों स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड करते हैं हम लोग, वो आपको अगर पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जब स्कूल आओगे तब आप पर्सनली मिल करके पूछ लोगे। ठीक है, राइट। बाकी ऐसा रीजन जाने से कोई मतलब है नहीं, PhD थोड़ी करना है, हम लोग को चीज़ें आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।